नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा एस अकेडमी पे। इतिहास की सीरीज में आज हम देखेंगे कि प्राचीन भारत से लेकर या हम कहें प्रस्तर युग से लेकर पत्थरों के युग से लेकर मध्यकालीन भारत तक अर्थात तुर्क आक्रमण के समय तक या अरब आक्रमण के समय तक किस तरह से भारतीय समाज में परिवर्तन होता है। जो भारत की सामाजिक संरचना है उस संरचना में किस प्रकार के परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। वह इंसान जो पत्थरों के बनाए हुए घरों में रह रहा था या पत्थर के बनाए हुए औजारों का प्रयोग कर रहा था, वह किस प्रकार से परिवर्तित होता है, उस पूरी यात्रा को हम देखने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी मेंस के लिए, यूपीपीसीएस मेंस के लिए और जो अदर स्टेट सर्विसेज हैं उनके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अगर ट्रेंड देखा हो तो इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि किस तरह से सामाजिक परिवर्तन हुआ। इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं किस प्रकार से भारतीय समाज में परिवर्तन हुआ, स्पेशली गुप्त काल के समय तक। हम अगर देखते हैं कि जो भारतीय समाज है उसके परिवर्तन के कारण क्या है। सबसे पहले राजनीतिक कारण, किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है, वह एक प्रमुख कारण बनता है किसी समाज के परिवर्तन का। दूसरा आर्थिक कारण, समाज में जो आर्थिक संपन्नता है वह किस प्रकार से परिवर्तित होती है, जो संसाधन है वह किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वह एक प्रमुख कारण बनता है किसी समाज के परिवर्तन का। फिर जो उत्पादन विधि है जिसमें हम कृषि को जोड़ेंगे और जो शिल्प है उनको भी देखेंगे, तो किस प्रकार से जो उत्पादन विधि है उसमें परिवर्तन होता है। जैसे पहले हम खेती करते हैं लकड़ी के फाल से अर्थात लकड़ी के हल से, और बाद में यह परिवर्तन होता है किस प्रकार से, लोहे के हल से। तो उसके कारण जो उत्पादन विधि है वह किस प्रकार से परिवर्तित होती है, मतलब लकड़ी के फाल से या लकड़ी के हल से हम ट्रांसफर होते हैं लोहे के हल तक, वह किस प्रकार से परिवर्तन में एक प्रमुख भूमिका अदा करता है वह देखेंगे। अगला जो जनसांख्यिकीय परिवर्तन है अर्थात जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है वह किस प्रकार से होता है, जो एक प्रमुख कारण बनता है सामाजिक परिवर्तन का। और जो विदेशियों का आगमन है जिसमें अरब के लोग, यूनान के लोग, ये सारे लोग आते हैं भारत में व्यापार करने, स्पेशली यूनान के लोग। और बाद में जो अरब के लोग हैं यह मुख्यतः आक्रमणकारी के रूप में आते हैं, भारतीय समाज में शामिल होते हैं और कुछ लोग भारतीय समाज को लूट कर जाते हैं। इन सबके कारण जो भारतीय समाज है उसमें किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो कारण आप समझिए, राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, उत्पादन विधि में परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है वह कारण है, जनसांख्यिकी परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है वह कारण है, और जो विदेशियों का आगमन है वह भारतीय समाज में परिवर्तन का प्रमुख कारण है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय समाज में परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन से हैं जो हमको प्रस्तर काल से मध्यकाल भारत तक दिखते हैं, तो यह प्रमुख कारण है। परिवर्तन के जो प्रमुख बिंदु हैं वह कौन से हैं, मतलब किन प्रमुख परिवर्तनों को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आप देखिए, जो वर्ग व्यवस्था है या जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, वह किस प्रकार से परिवर्तित होती है। इस जाति के पास किस तरह के अधिकार हैं, इस वर्ण के पास कौन कौन से अधिकार हैं, इनमें क्या परिवर्तन हो रहा है, उसी के आधार पर हम सामाजिक परिवर्तन को आकलित करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं इनकी सामाजिक दशा क्या है, जैसे जो शूद्र हैं उनकी सामाजिक दशा क्या है, जो चांडाल हैं जो एक पंचम वर्ग के रूप में उदित होते हैं उनकी क्या दशा है, स्त्रियों की दशा कैसी है, ब्राह्मणों की दशा क्या है, क्षत्रियों की दशा क्या है, वह भी हम देखेंगे। तो परिवर्तन के प्रमुख बिंदु है यह। उसके अलावा जो शासक वर्ग है उनकी स्थिति में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, मतलब वह गणतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है या मुखिया तंत्र है, राजा की उत्पत्ति किस प्रकार से हो रही है, राजा जन समर्थन से बना है या अनुवांशिक रूप से राजा बना है, वह सारे परिवर्तन हमको समझने पड़ेंगे। इसके अलावा जो शासित वर्ग है अर्थात जो आम जनमानस है उसकी स्थिति में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, उसके अधिकार क्षेत्रों में, उसके उत्पादन के अधिकार में, उसकी शिक्षा व्यवस्था में किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, वह भी परिवर्तन का प्रमुख बिंदु है। जो विवाह व्यवस्था है या जो विवाह प्रथा है उसमें किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, जो स्त्रियों की सामाजिक दशा है, आर्थिक दशा है, वह किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है, जो समाज के अन्य वर्ग हैं उनकी दशा में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, जो सामाजिक नियम है उन नियम कानूनों में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। तो परिवर्तन के ये प्रमुख बिंदु हैं जिनके इर्द गिर्द होकर हम देखेंगे इस समाज का परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। इन सारे बिंदुओं को आप ध्यान रखिए, क्योंकि जब भी हम किसी समाज का परिवर्तन देखना चाहते हैं कि उस समाज में क्या परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, तो इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द होकर हम देखते हैं कि इन बिंदुओं पर क्या परिवर्तन हुआ है। उसी से हम अंदाजा लगाते हैं कि सामाजिक स्थिति में किस प्रकार का या जो सामाजिक परिवर्तन है उसमें क्या चेंजेस आए हैं वह हम देख पाते हैं। अब हम शुरू करते हैं जो वैदिक काल से पहले का समाज है उसको जानने का प्रयास करते हैं कि वैदिक काल से पहले का समाज कैसा था। हम ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें तो जो वैदिक काल के पहले के समय के साक्ष्य हैं वह हमको लिखित रूप में नहीं मिलते हैं, जिससे हम
थोड़ा अंदाजा कम लगा पाते हैं, या हमारे पास कोई सॉलिड बेस नहीं है इस समाज को समझने का, क्योंकि लिखित स्रोत नहीं है या लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है। हालांकि जो अन्य साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, उनके आधार पर हम समाज को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो आपका प्रस्तर युग है या जो पत्थरों का युग है, इसके अंत तक, और जो धातु युग है अर्थात लोहे का युग, उसके आरंभ में मानव ने खाद्य उपजाना सीख लिया था, अर्थात कृषि करना सीख लिया था, उसके साथ घरों में रहना सीख लिया था। तो दो परिवर्तन हमको बड़े स्तर पर दिखते हैं। एक, मानव ने कृषि करना सीख लिया, दूसरा घरों में रहना सीख लिया। अब जब घरों में रहना सीख लिया तो जाहिर सी बात है सामाजिक व्यवस्था का प्रारंभ हो गया। अब जब सामाजिक व्यवस्था का प्रारंभ हो गया तो समाज बना, और समाज बनेगा तो इनका मुखिया भी होगा। तो मुखिया तंत्र की स्थापना होती है वैदिक काल के समय या उससे पहले। ऋग्वैदिक काल में क्या होगा, जो जनजातीय समाज है वह स्थापित होगा और सामंतीय समाज की स्थापना होगी। कुल की जो प्रथा है वह हमको दिखेगी, कबीलाई व्यवस्था हमको दिखेगी, लोग कबीलों में रहेंगे, और एक शब्द मिलेगा राजन। यह मुख्य भूमिका में होगा जो शासन व्यवस्था को नियंत्रित करेगा। लेकिन यहां आप ध्यान रखेंगे, ये जो राजन है यह राजन शक्ति के आधार पर होगा, प्लस जो कुल की सहमति है उसके आधार पर यह राजा बनेगा। मतलब शक्तिशाली भी होना चाहिए और कुल की उसको सहमति भी मिले, तभी वह राजन की भूमिका में होगा। तो नेतृत्वकर्ता इस समय शक्ति के आधार पर और सहमति के आधार पर, दोनों के आधार पर बन रहा है। वैदिक काल में ही हम देखें तो आर्य हमको दिखते हैं। इस पर विवाद है कि आर्य बाहर से आए थे या भारत के थे, लेकिन अब वर्तमान खोजों को देखेंगे जो इतिहास में हुई है, वह अब सिद्ध करते हैं कि आर्य बाहरी नहीं थे, आर्य भारत के ही लोग थे। तो आर्यों से संबंधित जो सिद्धांत है वह यह बताता है कि भारत में प्रशासनिक व्यवस्था की जो शुरुआत है वह आर्यों के द्वारा हुई थी, या इन्होंने ही सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की थी। कुल बने थे, कुलों का मुखिया था, राजन मिलता है हमको। तो प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत होती है किसके द्वारा, मुखिया तंत्र के द्वारा वैदिक काल में। इन मुखियाओं को राजन कहा जाता था, जैसा मैंने पीछे बताया भी, राजन के नाम से इनको संबोधित किया जाएगा। धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन हुआ और यह पद अनुवांशिक हो गया। मुख्यतः यह समस्या आएगी उत्तर वैदिक काल में। जब समय आएगा आपका उत्तर वैदिक काल का, जब कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, उस समय तक आते आते जो राजा का पद है राजन, यह अनुवांशिक हो जाएगा, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा बनता था। पहले यह क्या था, शक्ति के आधार पर प्लस समर्थन के आधार पर। जिसको समर्थन दे लोग और जिसके पास ज्यादा शक्ति है वह राजन था, और यह राजन युद्ध लड़ता था, युद्ध का मुखिया था। लेकिन जब धीरे धीरे व्यवस्थाओं में परिवर्तन होगा तो राजा का पद अनुवांशिक हो जाएगा। वर्ग विभाजन हमको दिखता है, जिसमें शुरुआती चरण में 3 वर्ण दिखते हैं। इसको वर्ग कर लीजिए या फिर वर्ण देख लीजिए। तो जो वर्ण विभाजन है वह प्रारंभिक चरण में हमको 3 ही मिलते हैं, जिसमें योद्धा वर्ग, पुरोहित वर्ग और सामान्य जन दिखते हैं। योद्धा वर्ग बाद में परिवर्तित हो जाएगा किसमें, क्षत्रिय में। पुरोहित वर्ग परिवर्तित हो जाएगा ब्राह्मणों में, और जो सामान्य जन है इनमें व्यवसायी या शूद्र बनेंगे या वैश्य बनेंगे, और सेवक वर्ग जो कि शूद्र के रूप में उदित होगा। तो पहले ये 3 है, योद्धा है, पुरोहित है और सामान्य जन है। पुरोहित में एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि प्रारंभिक स्तर में पुरोहित सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, अर्थात पुरोहित वो भी हैं जो अन्य सेवाएं भी देते हैं, उन सब को पुरोहित कहा जाता था। और तीसरा आपका हो गया सामान्य जन। अंत तक अर्थात वैदिक काल के अंत तक यह 4 हो जाएगा। और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें हमको सबसे पहली बार शूद्र शब्द दिखेगा, या चतुर्वर्ण व्यवस्था हमको ऋग्वेद के 10वें मंडल में सबसे पहली बार मिलती है। जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं उनकी स्थिति क्या है वह हम समझे। तो जो पहले एक वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई थी, कब, वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल तक आते आते वह बहुत सुदृढ़ हो गई थी और चौथा वर्ण भी उदित हो गया था। अब यह वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, यह आप ध्यान रखिएगा। पहले यह क्षमता के आधार पर था कि जिसमें जिस वर्ण की क्षमता है वह उस वर्ण से संबंधित होगा। धीरे धीरे इस क्षमता को रिप्लेस कर देगा वंश या अनुवांशिक व्यवस्था पर यह आधारित हो जाएगा। जाति व्यवस्था जब आप देखेंगे तो जाति व्यवस्था और ज्यादा डिवाइडेड होगी, और इसमें एक ही जाति में विवाह की जो प्रथा है वह ज्यादा हमको कठोर नियमों के साथ दिखेगी। तो वर्ण व्यवस्था जो शुरुआत में 3 भागों में प्रारंभ हुई थी, उत्तर वैदिक काल आते आते 4 भागों में बढ़ जाएगी और जाति व्यवस्था का भी जन्म हो जाएगा। अब जो वर्ण व्यवस्था है वह कर्म पर आधारित थी, मतलब किस वर्ण व्यवस्था का क्या कर्म है
वह निर्धारित कर दिया गया और वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित बन गई, जिसका जिस वर्ण में जन्म हो गया, अगर किसी का जन्म क्षत्रिय कुल में हो गया या क्षत्रिय वर्ण में हो गया तो वह जन्म से ही क्या हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा। पहले क्या था, कर्म के आधार पर यह वर्ण व्यवस्था थी, जो जैसा कर्म करेगा। कोई वैश्य है, अगर वह युद्ध करता है तो वह भी क्षत्रिय माना जाएगा। और इसका एक बहुत सॉलिड एग्जांपल आप देखिए, मौर्य वंश। मौर्य क्षत्रिय थे या नहीं थे, इस पर बहुत विवाद है, लेकिन उनको भी क्षत्रियों के रूप में स्वीकार किया गया या शासक की भूमिका में स्वीकार किया गया। तो वर्ण व्यवस्था अब धीरे धीरे कैसे बन गई, जन्म आधारित बन गई। आश्रम व्यवस्था हमको बहुत सुदृढ़ रूप से मिलती है, और खास करके जो चौथा आश्रम है वह बाद में जुड़ेगा। पहले हमको 3 आश्रम मिलेंगे। इसी क्रम में हम देखेंगे कि जो आपका जबालोपनिषद है, इसी में सबसे पहली बार चारों आश्रमों की चर्चा होगी। पहले 3 आश्रमों की ही बात बार बार की जाएगी। जो संन्यास है, चौथा आश्रम, वह बाद में जुड़ेगा। और पहली बार हमको जबालोपनिषद में यह दिखता है कि चारों आश्रमों की जानकारी है। वैदिक काल में स्त्रियों की अगर हम दशा देखें तो सभा, समिति, विदत और गण जैसी संस्थाओं का उल्लेख है, जिसमें हमको स्त्रियां दिखती हैं। सभा और समिति यह प्रजापति की 2 पुत्रियां कही जाती है। यह आपने बार बार सुना होगा। प्रजापति अर्थात प्रजा का पालन पोषण करने वाला या राजन, तो राजन की 2 पुत्रियां सभा और समिति मिलती हैं, मतलब एक संज्ञा के रूप में आप इसको ध्यान रखिए। तो सभा और समिति, विदत, गण, इन सारी व्यवस्थाओं में हमको स्त्रियां दिखती हैं। कब? वैदिक काल में, स्पेशली ऋग्वैदिक काल में। वैदिक काल में भी 2 भाग हैं, एक ऋग्वैदिक, दूसरा उत्तर वैदिक। तो जो ऋग्वैदिक काल है उसमें हमको दिखेगा कि स्त्रियों का प्रशासन व्यवस्था में भाग है, लेकिन जब उत्तर वैदिक का काल आएगा तो यह व्यवस्था हमको कमजोर होती हुई दिखेगी, या स्त्रियों की जो भूमिका है वह हमको कम होती हुई दिखेगी। एक तथ्य कि पर्दा प्रथा उस समय नहीं था। पर्दा प्रथा के विषय में कहा जाता है कि यह मुख्यतः भारत में प्रारंभ हुआ अरब आक्रमण के समय से। कि जब भारत में अरब आक्रमण बहुत तीव्र गति से होने लगे, उस समय पर्दा प्रथा बहुत प्रचलन में आया। प्रारंभिक अवस्थाओं में हम देखते हैं कि पर्दा प्रथा भारतीय परंपरा में हमको नहीं दिखता है, खास करके वैदिक काल में तो पर्दा प्रथा नहीं है। और उसके साथ जो बाल विवाह है, इसके भी प्रमाण हमको नहीं मिलते हैं। नियोग प्रथा हमको मिलती है और विधवा विवाह भी हमको दिखते हैं। नियोग प्रथा क्या है? यदि किसी स्त्री का पति मर जाए तो किसी दूसरे पुरुष से पुत्र की प्राप्ति की जा सकती है, वह कहलाती है नियोग प्रथा। तो नियोग प्रथा और विधवा विवाह यह दोनों हमको दिखते हैं। उत्तर वैदिक काल आता है, उस समय स्त्रियों की दशा में क्या परिवर्तन होता है कि बहुविवाह हमको दिखने लगते हैं, कि एक ही व्यक्ति बहुत सारे विवाह कर रहा है। दहेज प्रथा यह हमको उत्तर वैदिक काल में दिखती है। विधवा विवाह हालांकि होते हुए हमको दिखते हैं। और एक नई व्यवस्था आती है अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह की। जो उच्च वर्ण के लोग हैं यह निम्न वर्ण के लोगों से विवाह करते हैं, और जो निम्न वर्ण के लोग हैं यह उच्च वर्ण के लोग से विवाह करते हैं। इन्हीं को प्रतिलोम और अनुलोम विवाह कहा जाता है। अनुलोम किसे कहेंगे? अगर वर हो उच्च वर्ग का और कन्या हो निम्न वर्ग की, तब कहा जाएगा अनुलोम विवाह। और अगर वर हो आपका निम्न वर्ग का और कन्या हो आपकी उच्च वर्ग की, तो उसे कहा जाएगा प्रतिलोम विवाह। जैसे अगर किसी ब्राह्मण का विवाह किसी शूद्र कन्या से होता है तो उसे कहा जाएगा अनुलोम विवाह। लेकिन अगर किसी शूद्र पुरुष का किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह हो जाता है तो उसको कहा जाएगा प्रतिलोम विवाह। यह अंतर आप ध्यान रखेंगे। फिर आता है आपका सूत्रकालीन व्यवस्था और बौद्धकालीन अवस्था। सूत्रकालीन, जिसमें ग्रंथ लिखे जाएंगे, नियम कानून बनेंगे समाज के, जिसमें आपको मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, नारद स्मृति, यह सारे ग्रंथ दिखेंगे जो नियम कानून बनाएंगे समाज के लिए। उसके साथ बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, आजीवक संप्रदाय का, विधर्मी संप्रदाय का, इन सब का जन्म होगा। हमने पीछे देखा है कि लगभग 72 ऐसे संप्रदाय उस समय उदित होते हैं। तो इन संप्रदायों का उदय होगा। इस समय जो समाज की दशा है वह हम समझना चाहें तो यह काल है कब का? 6ठी सदी ईसा पूर्व का। वैदिक काल लगभग 1000 BC में समाप्त हो जाता है। उसके बाद आता है आपका सूत्रकालीन और बौद्धकालीन अवस्थाएं। इसमें वर्ण का जो आधार है अब वह जन्म ही हो गया है, और इसका बहुत कठोरता के साथ पालन किया जाता है। जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, अब यह पूरी तरह से स्टेब्लिश हो चुके हैं। हमने जबालोपनिषद में पहली बार देखा था कि हमको संन्यास व्यवस्था या चारों आश्रमों की व्यवस्था दिखती है। 3 आश्रम पहले से स्टेब्लिश थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। लेकिन जो चौथा आश्रम है संन्यास,
यह हमको जवालोपनिषद में पहली बार दिखता है। तथ्य है, बार बार आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। तो संन्यास व्यवस्था जवालोपनिषद में पहली बार हमको दिखती है। अब जो सूत्रकालीन काल है, जो बौद्धकालीन काल है, इसमें यह व्यवस्था चारों आश्रमों की स्थापित हो जाती है पूर्ण रूप से। और गृह सूत्र हमको दिखते हैं जो विभिन्न संस्कारों की बात करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में आपको 16 संस्कार मिलेंगे। तो इस तरह से समाज में जो संस्कार हैं उनका स्टैब्लिशमेंट होता है। समाज में नियम कानून बनाए जाते हैं और उन्हीं के आधार पर समाज को चलना है, ऐसी अपेक्षा की जाती है। जो स्त्रियों की दशा है वह हम देखते हैं कि अब गिर जाती है। उत्तर वैदिक काल से ही यह गिरना प्रारंभ हो गई थी। पहले इनसे राजनैतिक अधिकार छीने जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सभा और समिति में जो पहले ये रहती थी, अब धीरे धीरे यह उनसे बाहर हो जाएंगी। फिर जो सामाजिक अधिकार है इनके, जिसमें हम देखेंगे शिक्षा को, शिक्षा पर इनका अधिकार धीरे धीरे कम किया जाएगा। फिर आपके जो आर्थिक अधिकार है उनमें कमी आएगी। तो इस तरह से धीरे धीरे स्त्रियों की दशा में परिवर्तन होगा और उनकी स्थिति लगातार कमजोर होती जाएगी। पहले उनको राजनीतिक व्यवस्था से बाहर किया जाएगा, फिर शिक्षा व्यवस्था से बाहर किया जाएगा और अंत में आते आते उनको आर्थिक व्यवस्थाओं से बाहर किया जाएगा, जिससे स्त्रियों की जो दशा है वह बहुत गिर जाएगी। हालांकि जो विधवा है उसको अपनी पति की संपत्ति पर अधिकार दिखता है। अब इस पे बहुत विवाद है। कुछ जगहों पर विधवा को अधिकार है, कुछ जगहों पर विधवा को अधिकार नहीं है। इसमें भी विधवा किस वर्ण से थी, अर्थात किसी शूद्र कन्या का विवाह यदि ब्राह्मण वर्ग में हो जाता है, क्षत्रिय वर्ग में हो जाता है, तो नियम कानून थोड़े हमको अलग दिखते हैं विधवा होने पर। समजातीय या समवर्णीय व्यवस्था में अगर विवाह होता है तो उसमें हमको नियम कानून थोड़े से डिफरेंट दिखते हैं। तो विधवाओं का जो अधिकार है वह संपत्ति पर हमको ओवरऑल दिखता है, लेकिन इसमें बहुत सारे हमको परिवर्तन या क्लॉज हमको दिखते हैं। एक नया तथ्य आएगा, अछूत वर्ग का जन्म। इसमें चांडाल बहुत फेमस होंगे, मतलब चांडालों को सबसे मुख्यतः इसमें देखा जाएगा। तो अछूत वर्ग का जन्म है और इनको चारों वर्ण व्यवस्थाओं से बाहर रखा जाता है। गांव में इनका प्रवेश तक वर्जित होता है। तो सामाजिक संरचना में हमको एक नया परिवर्तन दिखता है, कब? सूत्रकाल में और बौद्धकालीन व्यवस्थाओं में। अब जो वर्ण है इनका आधार जन्म बन गया है, लेकिन वेद सुनने की अभी भी इनको अनुमति है। वेद पढ़ नहीं सकते हैं लेकिन सुन सकते हैं। बाद में आप देखेंगे कि वेदों को सुनने का जो अधिकार है वह अधिकार भी छीना जाएगा और पुराण सुनने का अधिकार मिलेगा। पहले देखिए, वेद पढ़ने का अधिकार सबको था, फिर वेद पढ़ने के अधिकार को सीमित किया गया। अब वेद सुनने का अधिकार सबको मिल रहा है, फिर वेद सुनने का भी अधिकार सीमित किया जाएगा और जो पुराण आएंगे उन पुराणों को सुनने की अनुमति दी जाएगी। तो इस तरह से समाज में विभेदीकरण होगा, समाज को बांटा जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसका साक्ष्य क्या है कि सबको वेद सुनने का अधिकार है, तो महाभारत का जो शांति पर्व है उसमें इस बात का उल्लेख है कि चारों वर्णों को वेद सुनने का अधिकार है। 8 प्रकार के विवाह हमको दिखते हैं। एक अलग वीडियो में इसको हम देखेंगे कि 8 ये प्रकार कौन से हैं। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि विवाह के लिए भी नियम बन रहे हैं। विवाह किस प्रकार से हो रहा है उसके आधार पर इसको कैटेगराइज किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, ऋषि विवाह। तो इस तरह के विवाह 8 प्रकार के आपको दिखते हैं। इसके अलावा स्वयंवर भी आपको दिखता है, जो कि महाकाव्यों में बार बार उल्लेखित है। जैसे आप महाभारत में भी देखेंगे, वहां भी आपको स्वयंवर की व्यवस्था मिलेगी। और पहली बार जो सती प्रथा है वह हमको महाभारत में उल्लेखित मिलती है। इसमें आप ध्यान रखें कि जो महाभारत में धृतराष्ट्र है, उन धृतराष्ट्र की जो माता है उनसे संबंधित सती प्रथा हमको सबसे पहली बार दिखती है। कुछ इस तरह के साक्ष्य हैं, लेकिन सती प्रथा का जो व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है, वह बाद में किस प्रकार से चेंज हो जाएगा वह आप समझ के रखिएगा। क्योंकि पहले सती प्रथा ऐसे कंपलसरी नहीं थी, धीरे धीरे समाज में यह कंपलसरी व्यवस्था बन जाएगी कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री को सती होना ही है। लेकिन इसमें भी एक अंतर है, यह व्यवस्था ज्यादा लागू होती थी क्षत्रियों पर। जो क्षत्रिय स्त्रियां हैं उनको ज्यादा सती होना था। इसके साथ एक बड़ा परिवर्तन होगा, व्यावसायिक वर्ग का जन्म। और इसमें भी हम देखेंगे कायस्थ समुदाय, इस समुदाय का जन्म होगा जो व्यवसायों में शामिल होगा। एक परिवर्तन बड़ा होगा कि जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, जो क्षत्रिय वर्ग के लोग हैं, यह भी व्यवसाय कर सकते हैं। ये अरेंजमेंट हमको दिखेगा कब? सूत्रकालीन व्यवस्था में, बौद्धकालीन व्यवस्था में। अर्थात सूत्रों में ऐसा लिखा जाएगा कि विभिन्न परिस्थितियों में या जटिल परिस्थितियों में ब्राह्मण और क्षत्रिय भी व्यवसाय को कर सकते हैं, कृषि को कर सकते हैं। इस तरह के हमको उल्लेख मिलेंगे। तो कुल मिलाकर सामाजिक व्यवस्था में एक परिवर्तन मिलता है कि ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग भी अब व्यवसायों में शामिल होगा। तो ये सारे परिवर्तन हो गए सूत्रकालीन और बौद्धकालीन व्यवस्थाओं में। फिर आता है आपका मौर्य काल। तो मौर्य काल से लेकर पूर्व गुप्त काल तक, अर्थात गुप्त काल से पहले तक जो सामाजिक परिवर्तन होता है
वह समझना चाहें तो जाति व्यवस्था अब बहुत कठोर हो गई है और इसमें भी जो विवाह परंपरा है वह बहुत कठोर है कि अपनी ही जाति में विवाह करना है, यह आपको दिखता है। इसके साथ जो मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, ये सारे सामाजिक नियम ऐसे बनाएंगे जिससे ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं ऐसा साबित हो। और ये ग्रंथ कहते हैं कि चाहे मनुष्य हो या जितने भी जीवधारी हैं, अर्थात जिनमें जान है, जिनमें जीवन है, उन सब में सबसे श्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण। अब आप कहेंगे कि ये ग्रंथ तो बहुत पहले से स्टेब्लिश हैं, लेकिन जो इनके नियम कानून है वह ज्यादा प्रभावी रूप में हमको दिखेंगे कब? मौर्य काल में और गुप्त काल से पहले के समय में, कि अब ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। इसका एक कारण आप और ध्यान रखिए, यज्ञ व्यवस्था। और यज्ञ व्यवस्था के माध्यम से राजा की स्वीकृति, ब्राह्मण यज्ञों के माध्यम से राजा को स्वीकृति देते थे कि अब यह राजा है। वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये सारे यज्ञ हम देख रहे थे। तो धीरे धीरे इससे ब्राह्मणों की जो स्थिति है वह लगातार मजबूत हो जाती है और इनको सर्वश्रेष्ठ माना जाने लगता है। लेकिन इन्हीं ग्रंथों में, अर्थात जो स्मृति ग्रंथ हैं, कुल मिलाकर 18 स्मृति ग्रंथ हैं, हमने बात की है पीछे इसकी। तो इन्हीं स्मृति ग्रंथों में एक शब्द मिलेगा आपको, आपद धर्म। आपद धर्म मतलब आपदा में अपनाया जाने वाला धर्म। तो आपद धर्म में अनुमति मिलेगी ब्राह्मणों को कि वह निम्न जाति के व्यवसाय को चुन सकते हैं और यह नियम क्षत्रियों पर भी लागू होते हैं। अर्थात ब्राह्मणों और क्षत्रियों दोनों को यह अनुमति मिलती है कि वह अपने मूल धर्म को, ब्राह्मण का धर्म शिक्षा का और क्षत्रिय का धर्म युद्ध का, उसको छोड़कर किसी अन्य व्यवसाय को भी चुन सकते हैं। मौर्य काल से ही हमको एक व्यवस्था मिलेगी कर मुक्त भूमि, मतलब ऐसी भूमि दान में दी जाती थी जिस पर कर नहीं लिया जाता है। मौर्य काल में हमको दिखेगा कि राजनैतिक नियंत्रण है उस भूमि पर, और बाद में यह राजनीतिक नियंत्रण भी समाप्त हो जाएगा, स्पेशली सातवाहन साम्राज्य के समय। तो पहले कर मुक्त भूमि दान में दी जाएगी, कर नहीं लिया जाएगा उस भूमि से। यह परिवर्तन हमको मौर्य काल में दिखता है और गुप्त काल से पहले के समय में दिखता है। एक शब्द मिलेगा आपको, ब्रह्मादेव। ब्रह्मादेव वह शब्द है जो इस कर मुक्त भूमि के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो राजा के शिक्षक हैं, जो यज्ञ करने वाले पुरोहित हैं, जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, उनको कर मुक्त भूमि दी जाती थी जिसको कहा जाता था ब्रह्मादेव। यह शब्द इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक शब्द मिलेगा आपको, गृहपति। गृहपति बौद्ध साहित्य में वैश्यों को कहा जाता है। शूद्रों की स्थिति अगर हम देखें मौर्य काल से पूर्व गुप्त काल तक, तो हमको मिलता है कि शूद्रों को प्रारंभ में आर्य ही माना जाएगा और यह माना जाएगा कि यह मलिक्षों से या चांडालों से भिन्न है। 4 वर्ण की व्यवस्था है। 5वां वर्ण जो इसमें जुड़ेगा वह हो गया आपका चांडाल, और इनके लिए ही एक शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, मलिच्छ। तो चारों वर्णों के जो लोग हैं इनको आर्य माना जाएगा। कहां पर? अर्थशास्त्र में। इसके साथ जो पतंजलि है वह कहते हैं कि शूद्रों में ही एक वर्ण है जो निचले स्थान पर है, मतलब शूद्रों में ही, चतुर्वर्ण व्यवस्था में ही जो शूद्र हैं उनकी एक सब कैटेगरी इनको मिलती है जिसे यह कहते हैं चांडाल और मृतक। और इनके विषय में कहते हैं कि ना तो इनको यज्ञ करने का अधिकार है और ना आर्यों के साथ भोजन ग्रहण करने का अधिकार है। तो पतंजलि शूद्रों में ही एक सब कैटेगरी मानते हैं, चांडालों को और मृतकों को। लेकिन अन्य जो ग्रंथ हैं वह चांडालों को और मलिक्षों को या मृतकों को एक अलग कैटेगरी के रूप में या 5वें वर्ण के रूप में मानते हैं। इन शूद्रों को शिल्पकला में भाग लेने, सेवा करने, कृषि करने, पशुपालन करने, वाणिज्य करने, इन सब की अनुमति है जिससे वह अपनी आजीविका चला सके। तो आजीविका के लिए जो शूद्रों के आर्थिक अधिकार हैं उनकी यहाँ चर्चा की जा रही है। लेकिन जो मनुस्मृति है, जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, वह कहती है कि शूद्रों का केवल एक ही कर्तव्य है, व्यवसाय करें और उच्च वर्ग की, और उसमें भी विशेषकर ब्राह्मणों की सेवा करें। तो देखिए, शूद्रों की स्थिति पर अलग अलग सामाजिक व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। कुछ जगहों पर शूद्र थोड़ा अच्छी स्थिति में होंगे, कुछ जगहों पर शूद्र ज्यादा दयनीय स्थिति में होंगे, और यह स्थितियां हमको समाज के नियमों से संबंधित ग्रंथों में भी हमको दिखेगा। एक चीज और आएगी, वर्ण संकर जातियां। वर्ण संकर जातियां मतलब माता और पिता जब एक ही वर्ण के हैं तब तो ठीक है, अन्यथा इनको कहा जाएगा वर्ण संकर। तो इस समाज में या मौर्य काल से पूर्व गुप्त काल के समाज में वर्ण संकर जातियां हमको बहुत सारी दिखेंगी। इनकी संख्या कितनी है उस पर अलग अलग विवाद है। कुछ ग्रंथों में कम बताया जाएगा, कुछ में ज्यादा बताया जाएगा। लेकिन आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि वर्ण संकर जातियां भी हमको मिलती हैं, और सबसे बड़ी बात, समाज में इनको मान्यता मिल रही है। आप
ग्रंथों से यह अंदाजा लगाएंगे कि इन वर्ण संकर जातियों को क्या क्या अधिकार हैं, और जब अधिकारों को आप देखेंगे तो आप यह समझ पाएंगे कि इन वर्ण संकर जातियों को समाज में मान्यता मिल रही है। लेकिन इसमें पिता का वर्ण ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिता का जो वर्ण होगा उसके आधार पर संतान को ज्यादा सुविधा मिलेगी या समाज से उसको तिरस्कार झेलना पड़ेगा, यह डिपेंड करेगा। तो पिता का वर्ण ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्ण संकर जातियां आपको मिलेंगी। कौटिल्य कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी वर्ण संकर जातियां हैं जिसमें अंबस, निषाद, पराशव, रतकर, छत्ता, वैदेहक, मागध, सूद, चांडाल, वैण और स्वपाक हैं। तो ये सारी वर्ण संकर जातियां हैं। इनमें जो चांडाल हैं इनको शूद्रों के नीचे माना गया है या शूद्रों से भी गिरी स्थिति में माना गया है, बाकी सबको शूद्र माना गया है। तो सामान्यतः जो वर्ण संकर जातियां थी इनको शूद्रों की कैटेगरी में रखा जाता था। मान लेते हैं किसी की माता है वैश्य वंश से और पिता है ब्राह्मण वंश से, उस दशा में जो संतान होगी उसको रखा जाएगा शूद्रों की कैटेगरी में कहीं ना कहीं। लेकिन माता मान लेते हैं ब्राह्मण है और पिता आपका शूद्र है या वैश्य है, तो उस दशा में वैश्यों में बहुत निचले स्थान पर या फिर शूद्रों के स्थान के बराबर इस पुत्र को या पुत्री को या संतान को अधिकार मिलेगा। तो पिता की भूमिका इंपॉर्टेंट है कि पिता किस वर्ण से है, यह सामाजिक व्यवस्था है। उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथ हैं या जो साहित्य हैं उनमें हम देखते हैं कि 4 वर्ण तो हमको दिखते हैं, लेकिन उसके अलावा 60 ऐसी वर्ण संकर जातियां हमको मिलती हैं। मैंने आपको पीछे बताया इस संख्या परिवर्तित होगी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कुछ की बात करेगा, वैदिक ग्रंथ कुछ अलग की बात करेंगे संख्या के रूप में, और स्मृति ग्रंथ वह कुछ अलग की बात करेंगे, बौद्ध ग्रंथ वह कुछ अलग संख्या बताएंगे। तो उत्तर वैदिक काल के जो साहित्य हैं या जो वैदिक साहित्य हैं उत्तर वैदिक काल के, वह इनकी संख्या बताते हैं 60। जो मनु है वह कहते हैं कि यह 61 है। जो ब्रह्मा वैवर्त पुराण है वह कहता है कि यह 100 से ज्यादा है। स्त्रियों की दशा हम देख लें तो मौर्य काल में जो स्त्रियों की दशा है उसमें कुछ सुधार हमको मिलता है उत्तर वैदिक काल के कंपैरिजन में, क्योंकि हम देख रहे थे अशोक को, और अशोक के समय हम देख रहे थे कि जो संरक्षक हैं उन संरक्षकों में हमको महिलाएं भी मिल रही हैं। मतलब अशोक के संरक्षक के रूप में हमको महिलाएं भी मिल रही हैं। तो अशोक के समय हमको स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ मिलेगा, उनकी स्थितियों में कुछ सुधार होता हुआ हमको दिखेगा, जिससे हम अंदाजा लगा पा रहे हैं कि मौर्य काल में स्त्रियों की दशा में कुछ सुधार हुआ है। उन्हें पुनर्विवाह करने की आज्ञा है और नियोग की भी आज्ञा है। नियोग की चर्चा मैंने पीछे की है। एक शब्द मिलेगा आपको अनिष्कासनी। अनिष्कासनी शब्द कौटिल्य ने प्रयोग किया है ऐसी स्त्रियों के लिए जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं। तो यह शब्द आपसे पूछा जा सकता है कि अनिष्कासनी किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसी स्त्रियां जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं उनके लिए कौटिल्य ने प्रयोग किया है अनिष्कासनी शब्द। अर्थशास्त्र में हमको सती प्रथा का उल्लेख नहीं दिखता है। सती प्रथा में भी आप ध्यान रखेंगे कि ज्यादा प्रभाव दिखेगा जब आएगा अरब आक्रमण, उस समय हमको सती प्रथा ज्यादा दिखेगी। स्पेशली राजपूत वर्ग का जब जन्म होगा उसमें हमको सती प्रथा ज्यादा मिलेगी। तो अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं है, लेकिन बहुविवाह और दहेज प्रथा यह हमको स्पष्ट रूप से दिखती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वेश्यावृत्ति, यह हमको मौर्य काल में दिखती है। और एक शब्द मिलेगा रूपाजीवा। ऐसी स्त्रियां जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती हैं उनको कहा जाता है रूपाजीवा। महिलाओं का अधिकार है ऐसा करना, यह हमको समाज में दर्शाता है। तो वेश्यावृत्ति है एक चीज, समाज में ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन इस वेश्यावृत्ति को मान्यता भी है। इनको रूपाजीवा से संबोधित किया जा रहा है। तो हमको स्त्रियों की दशा में यह परिवर्तन भी दिखता है। स्त्रियों को शिक्षा का भी अधिकार है, उनको पढ़ाने का भी अधिकार है। पतंजलि जैसे ग्रंथ एक शब्द इस्तेमाल करते हैं उपाध्याया। उपाध्याया ऐसी छात्राओं को कहा जाता है जो शिक्षा ग्रहण करती हैं। तो महिला छात्राओं को कहा जाता है उपाध्याया। यह संज्ञा हमको मिलती है कहाँ? पतंजलि में। इससे यह सिद्ध होता है कि जो महिलाएं हैं उनको शिक्षा का अधिकार है। मनु में या मनुस्मृति में यह कहा गया है यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या करता है तो उसको कहा जाएगा ब्रह्म हत्या, अर्थात ब्रह्म हत्या के समान है पत्नी की हत्या करना। लेकिन जब हम देखते हैं मौर्योत्तर काल या मौर्य काल के बाद का काल, गुप्त काल के आने तक हम देखेंगे कि जो स्त्रियों की दशा है वह बहुत ज्यादा गिर जाएगी। मौर्य काल समाप्त होगा, उसके बाद आएगा एक बहुत लंबा फेज जिसमें स्त्रियों की दशा लगातार गिरती हुई हमको मिलेगी। और जब उत्तर गुप्त काल आएगा
उस समय तक हम देखेंगे कि जो स्त्रियों की दशा है वह बहुत गिर जाएगी और उनको शूद्रों की श्रेणी में गिना जाने लगेगा। तो स्त्रियों की दशा में इस प्रकार से परिवर्तन होता है। एक चीज आप और देखिए कि जो स्त्रियां हैं उनका संपत्ति पे अधिकार किस प्रकार से परिवर्तित होता है। हमने पीछे बात की थी कि स्त्रियों की राजनीतिक दशा में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और उसके साथ उनकी आर्थिक दशा में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, वह तय करेगा कि समाज में स्त्रियों की स्थिति क्या है। उसी क्रम में आप देखिए कि स्त्रियों का संपत्ति पे जो अधिकार है वह किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। तो मनु के अनुसार जो निसंतान स्त्रियां हैं, यदि उनका पति मर जाता है तो संपत्ति पर अधिकार भाइयों का हो जाएगा और पिता का हो जाएगा। निसंतान स्त्री यदि विधवा होती है तो उसका संपत्ति पे अधिकार नहीं है, यह कहता है मनुस्मृति। लेकिन यदि संतान है उस दशा में वह विधवा अपने पति की संपत्ति पर एज ए कस्टोडियन अधिकार रखेगी। वास्तविक अधिकार होगा किसका? संतान का। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहता है कि जिस पुरुष के पुत्र ना हो उसकी अचल संपत्ति पर पुत्री का अधिकार हो सकता है। मतलब पुत्री के अधिकार को स्वीकारा गया है, लेकिन उस दशा में जब पुरुष ना हो, वरीयता दी जा रही है पुरुष को। लेकिन अगर पुरुष नहीं है तो स्त्री को या पुत्री को भी संपत्ति में अधिकार मिल सकता है। यह बात मिलती है कहाँ? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। जो बृहस्पति है और जो नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति और नारद स्मृति भी कुछ इसी तरह के विचार स्त्रियों के विषय में रखते हैं। मतलब स्मृति ग्रंथों में भी आपको परिवर्तन दिखेगा। मनुस्मृति में कुछ अलग नियम दिखेंगे, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इनमें थोड़ा परिवर्तन भी आपको मिल सकता है सामाजिक नियमों से संबंधित। तो बृहस्पति और नारद स्मृति मानते हैं यदि किसी पुरुष के पुत्र ना हो अचल संपत्ति पर पुत्रियों का भी अधिकार हो सकता है। महाभारत में भी हम देखते हैं कि जो पुत्री का संपत्ति पर अधिकार है वह जोरदार ढंग से स्टैब्लिश किया गया है। एक शब्द आप ध्यान रखिए, स्त्री धन। तो जो स्त्रियों की निजी संपत्ति है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको कहा जाता था स्त्री धन। और इसमें स्पेशली चल संपत्ति शामिल होती थी। तो दहेज में या उपहार के स्वरूप जो स्त्रियों को चल संपत्ति मिलती थी वह होता था स्त्री धन। कात्यायन कहते हैं कि स्त्री अपनी संपत्ति को बेच सकती है। मतलब किसी स्त्री को जो दहेज में मिला है, स्त्री धन जो उसका है वह उसको बेच सकती है, यह उसके अधिकार क्षेत्र में है। मनुस्मृति में कहा गया है कन्यादान के समय अग्नि के सम्मुख वर यात्रा या विदाई के समय जो कन्या के माता पिता हैं, जो परिजन हैं, जो संबंधी हैं, वह जो भी आभूषण, उपहार या धन आदि देते हैं वह सब के सब क्या है? स्त्री धन है। अब यहाँ दो अंतर हैं, आप ध्यान रखिए। स्त्री धन पर अधिकार किसका है और अधिकार में भी बेचने का अधिकार है कि नहीं है, जिससे यह स्टैब्लिश होगा कि स्त्री का या उस महिला का उस पर कितना अधिकार है। किसी को दहेज में या उपहार के स्वरूप गहने मान लेते हैं मिल गए, अब वह उन गहनों को सिर्फ रख सकती है या उनको बेच भी सकती है। जिससे हमको समझ में आता है कि स्त्री धन पर किसी स्त्री का कितना अधिकार है। तो कात्यायन जैसे कहते हैं कि बेच सकती है, लेकिन अन्य ग्रंथों में हमको ऐसे उदाहरण नहीं मिलते हैं। तो मनुस्मृति भी बताती है कि स्त्री धन है क्या, लेकिन बेचने का अधिकार है कि नहीं वह मनुस्मृति नहीं बताती है। स्त्री धन के विषय में कहा जाता है कि पति की मृत्यु के बाद जो स्त्री है उसका अधिकार इस पर बना रहता है। इसमें भी आपको परिवर्तन मिलेगा। स्त्री धन पर कई बार पति की मृत्यु के बाद स्त्री का अधिकार रहता था, कई बार नहीं रहता था। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि जब बिना संतान के किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसकी स्त्री का अधिकार उसकी संपत्ति पर नहीं रह जाता है। लेकिन अगर संतान के बाद और स्पेशली उसमें पुत्र, तो पुत्र के बाद यदि किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो स्त्री का अधिकार संपत्ति पर बना हुआ हमको दिखता है। जब पुत्र की जगह पुत्री होती है तो वह अधिकार हमको कमजोर होता हुआ दिखता है। तो इस तरह से समाज में हमको परिवर्तन दिखते हैं स्त्रियों के अधिकार पर और स्पेशली स्त्री धन पर। जो विज्ञानेश्वर है, गौतम है, वशिष्ठ है, इन सारे धर्म सूत्रों में यह माना गया है कि जो माता का स्त्री धन है उसका उत्तराधिकारी पुत्री है। यहाँ पर आप समझिए, माता को दहेज में सामान मिला, गिफ्ट के रूप में सामान मिला, गहने मिले, उपहार मिला। अब वह उपहार ट्रांसफर किसको होगा? तो ये ग्रंथ कहते हैं कि जब पुत्री का विवाह हो तो पुत्री को वो सारा धन दे देना चाहिए माता को। इसमें भी आपको एक विवाद मिलेगा, पुत्री को मिले या पुत्र वधू को मिले या बेटे की पत्नी को मिले। तो कुछ जगहों पर यह लिखा गया है कि पुत्री को मिलना चाहिए, कुछ जगहों पर लिखा गया है कि पुत्र वधू को मिलना चाहिए और कुछ जगहों पर लिखा गया है कि दोनों को मिलना चाहिए। तो इस तरह से स्त्री धन पर जो अधिकार है उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है। तो मनुस्मृति जैसे आप देखिए तो वह कहती है कि दौहित्र आप याद रखिए, यह पुत्र वधू के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। तो दौहित्र का भी
अधिकार है यह मनुस्मृति स्टैब्लिश करती है। तो इस तरह से आप समझ पाए कि संपत्ति पर जो अधिकार स्त्री का है वह किस प्रकार से निर्धारित होता है। उसमें कई सारी कंडीशन है। एक, वह खुद किस वर्ण से थी, मतलब स्त्री या कन्या किस वर्ण से थी विवाह से पूर्व वह। दूसरा, विधवा अगर हुई है तो किस स्थिति में हुई है, संतान है या संतान नहीं है, संतान में भी पुत्र है या पुत्री है। उसके बाद जो स्त्री धन है वह किस प्रकार से इनके अधिकार क्षेत्र में है, उसको यह कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं। इन सारे आधारों पर हम संपत्ति पर जो स्त्री का अधिकार है उसको समझ पा रहे हैं। अब आता है गुप्त काल। तो गुप्त काल में जो सामाजिक जीवन है उसको हम समझना चाहें तो इस समय विदेशियों का आक्रमण होगा बड़ी संख्या में, और जो विदेशी हैं वह बड़ी संख्या में भारतीय समाज में आएंगे और सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में बहुत सारी जातियों का प्रादुर्भाव होगा या बहुत सारी जातियां उदित होंगी, और जब जातियां उदित होंगी तो जातीय मतभेद भी हमको दिखेंगे। हालांकि जो चतुर्वर्ण की व्यवस्था है या जो 4 वर्णों की व्यवस्था है वह समाज में मूल व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन जाति व्यवस्था भी हमको दिखेगी और बहुत कठोर रूप में। लेकिन वर्ण का आधार भी जन्म होगा जो पहले ही स्टेब्लिश हो चुका है। इसके अलावा समाज में एक और परिवर्तन होगा जो बृहद संहिता में बताया गया है। बृहद संहिता कहती है कि जो चारों वर्ण के लोग हैं यह अलग अलग बस्तियों में रहते हैं या इनके लिए अलग अलग बस्तियां बसाई गई हैं और अलग अलग व्यवसाय इनके लिए तय किए गए हैं। तो अलग अलग बस्तियां और अलग अलग व्यवसाय हमको मिलते हैं। गुप्त काल के समय हम देखेंगे कि जो दास हैं इनकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। हालांकि नारद स्मृति यह बताती है कि किस प्रकार से दासत्व से मुक्ति पाई जा सकती है। अब देखिए, इस समय आक्रमण बहुत सारे होंगे और आक्रमण के बाद जो पराजित होंगे उनको दासों के रूप में सबसे ज्यादा रखा जाएगा। तो ये पराजित लोग हैं और दास हैं, इसीलिए इनकी स्थिति में बहुत ज्यादा गिरावट आएगी। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये जो दास हैं इनके लिए ही ऐसी स्थिति बना ली जाएगी। मतलब चाहे वो पराजित हैं या चाहे पराजित नहीं है, जो स्थिति बन जाएगी पराजित दासों की वह स्थिति सामान्य हो जाएगी किसके लिए, दासों के लिए ही। तो इसकी वजह से दासों की जो दशा है वह बहुत दयनीय हो जाती है। और यहीं पर जो कात्यायन ग्रंथ है यह कहता है कि जो ब्राह्मण है ना तो उसको कभी दास बनाया जा सकता है और ना ही उसका कभी क्रय विक्रय किया जा सकता है। आप देखेंगे कि गुप्त काल में दासों का क्रय विक्रय भी किया जाएगा। दासों के बाजार लगेंगे जहां पर दासों को खरीदा और बेचा जाएगा। और इसमें हम देखेंगे कि जो स्त्री दास हैं वह भी हमको बड़ी मात्रा में मिलेंगी या बड़ी संख्या में दिखेंगी। तो गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था में यह सारी परिवर्तन होते हैं। स्त्रियों की दशा अगर हम गुप्त काल में देखें तो नियोग प्रथा जो थी वह धीरे धीरे अब समाप्त हो चुकी थी। अब नियोग को नहीं अपनाया जा रहा था और यह स्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी कि किसी संतान का जन्म किस प्रकार से हुआ है। शब्द मिलेंगे आपको क्षेत्रज और कनिक। क्षेत्रज और कनिक शब्द इस्तेमाल किया जाएगा पर पुरुष से जन्मे पुत्र के लिए, अर्थात नियोग प्रथा धीरे धीरे समाप्त होगी, एकदम से समाप्त तो होगी नहीं। तो जिनका जन्म स्वयं के पति से हो उनको समाज में ज्यादा सम्मान मिलेगा। जिनका जन्म या जिन संतानों का जन्म पर पुरुष से हो उनको समाज में कम सम्मान मिलेगा। उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है क्षेत्रज और कनिक। औरत शब्द आपको मिलेगा जो स्वयं अपनी पत्नी द्वारा जन्मा पुत्र है या एक पत्नी द्वारा उसके पति से प्राप्त पुत्र है। तो औरत पुत्र को समाज में ज्यादा सम्मान मिलेगा, क्षेत्रज और कनिक पुत्र को समाज में कम सम्मान मिलेगा। तो नियोग प्रथा प्रभावित होगी और नियोग को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। जो विधवा विवाह है, जो पुनर्विवाह है, वह भी हमको होता हुआ दिखेगा इस समाज में। और नारद ग्रंथ, पराशर ग्रंथ यह अनुमति देते हैं कतिपय दशाओं में, मतलब किसी विशेष स्थिति में विधवा विवाह और पुनर्विवाह की। मतलब विधवा विवाह हो रहे हैं, पुनर्विवाह हो रहे हैं, लेकिन स्थितियों के आधार पर। अब कठिन हो गया है विधवाओं का पुनर्विवाह। याज्ञवल्क्य स्मृति ने कहा है कि स्त्रियां उपनयन संस्कार के लिए और वेदाभ्यास के लिए अयोग्य हैं। अर्थात स्त्रियों का अब उपनयन संस्कार पर अधिकार चला गया और वेदों को पढ़ने का जो अधिकार था वह अधिकार समाप्त हो गया धीरे धीरे। इसका मतलब यह कि स्त्रियों को पहले उपनयन संस्कार मिल रहा था। हमने वैदिक काल में देखा था कि स्त्रियों को उपनयन संस्कार का अधिकार है, वेदों को पढ़ने का अधिकार है, उपाध्याय शब्द हमने देखा था। लेकिन धीरे धीरे स्त्रियों को उपनयन संस्कार से बाहर कर दिया जाएगा, वेदाभ्यास से बाहर कर दिया जाएगा। इसी के साथ एक परिवर्तन और दिखेगा कि यदि शूद्र पत्नी है और ब्राह्मण पिता है, उस स्थिति में जो पुत्र होगा
उसको उत्तराधिकार मिलेगा। पहले क्या व्यवस्था थी कि पिता का वर्ण क्या है उसके आधार पर समाज में अधिकार मिलता था, और स्त्री का जो वर्ण है शादी से पहले, विवाह से पहले, उसके आधार पर पुत्र को अधिकार मिलता था। यदि शूद्र है, वैश्य है तो उस पे अधिकार कम मिलता था, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है तो अधिकार शायद ज्यादा मिलता था। लेकिन अब क्या व्यवस्था है? याज्ञवल्क्य स्मृति कह रही है कि यदि शूद्र पत्नी है तब भी पुत्र को संपत्ति पर अधिकार है। इसके साथ जो स्त्री धन था उसका क्षेत्र व्यापक हो गया और उसमें उत्तराधिकार और विभाजन की संपत्ति भी शामिल की गई। अर्थात पिता के बाद जो धन है वह पुत्रों में भी और पुत्रियों में भी, दोनों में बटेगा। और जो पिता का धन बंटवारे के रूप में पुत्री को मिल रहा है वह भी क्या है? स्त्री धन। तो यह परिवर्तन होता है गुप्त काल में। दो ग्रंथ मिलेंगे आपको, मिताक्षरा और दाय भाग, जिसमें संपत्ति के अधिकारों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा वह हमको दिखता है। एक तय करेगा कि पिता की मृत्यु के पहले संपत्ति में किस प्रकार से अधिकार मिले, दूसरा तय करेगा कि पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति में किस प्रकार से अधिकार मिलेगा। तो मिताक्षरा मृत्यु से पहले और दाय भाग मृत्यु के बाद। तो अंतर को आप ध्यान रखिएगा। मृत्यु से पहले या जन्म से ही संपत्ति पर संतान का अधिकार है, यह बताएगी आपको मिताक्षरा, और पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति पर अधिकार है संतान का, यह बताएगा आपको दाय भाग। तो यह परिवर्तन हमको समाज में दिख रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से समाज में जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं उनकी जो स्थिति है वह समाज में किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है। अभी हमने इतिहास की सीरीज में गुप्त काल के ही सामाजिक जीवन को देखा है, या गुप्त काल तक ही हमने इतिहास को पढ़ा है। इसलिए हम प्रारंभ से लेकर गुप्त काल तक जो सामाजिक परिवर्तन हुआ है उसको समझ पा रहे हैं या उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से जब हम अन्य भागों को कर लेंगे, मध्यकाल को कर लेंगे, तो हम देखेंगे कि मध्यकाल में किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन हुए। जब हम आधुनिक काल करेंगे तो हम देखेंगे कि आधुनिक काल में किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन हुए। तो उस क्रम में हम देखेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही देखेंगे कि गुप्त काल तक सामाजिक व्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।